हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता दहिया और आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक करंट के टॉपिक को बताने के साथ साथ उस करंट के टॉपिक को विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये है कि असम ने बहु विवाह को रोकने के लिए बेसिकली 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, क्योंकि असम की कुछ जनजातियां हैं जहां पे बहु विवाह देखने को मिलता है। अब ये बहु विवाह काफी चर्चा में आ गया है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए कहाँ महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में जब आप भारत की विविधता देखोगे, इंडियन सोसाइटी देखोगे और इंडियन सोसाइटी के कुछ नकारात्मक पहलुओं को देखोगे तो उसमें एक बहु विवाह भी हमें दिखेगा। तो बहु विवाह को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, इसका डेटा क्या है, भारत में क्या परिस्थिति है बहु विवाह की, किस किस धर्म के क्या क्या नियम है जो इसे रोकता या इसे अलाउड करता है। ठीक है, तो हम इन सारे विषयों को देखेंगे। विश्व में क्या परिस्थितियां हैं और फाइनल होना क्या चाहिए, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं और होना क्या चाहिए, इस पूरे मुद्दे को विस्तार से देखेंगे, जिससे बहु विवाह से रिलेटेड आपके पास कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ डेटाज और एक जो भी आयाम हो सकते हैं सोचने के, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए न्यूज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये मुद्दा इसीलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में असम सरकार ने राज्य में बहु विवाह को समाप्त करने के लिए बेसिकली एक कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। अब यदि एक बात को हम ध्यान से देखें, ध्यान रखिएगा, ये जो समिति होगी राज्य में आदिवासी समुदायों को ठेस ना पहुंचाने को लेकर चिंतित है कि भाई, क्योंकि आदिवासी समुदायों में हमें बड़े स्तर पे बहु विवाह की प्रथाएं दिखती हैं। ऐसे में यदि बहु विवाह विरोधी अगर कोई मसौदा तैयार किया जाता है तो ऐसे में जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी समुदाय है, जिन समुदायों में बहु विवाह एक प्रथा के तौर पे काम करती आ रही है, इन आदिवासी समुदायों को एक तरीके से ठेस पहुंचना लाजमी सी बात है, लेकिन बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, समिति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अनुसूचित जनजातियां शामिल नहीं है। मैं इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की भी बात करूंगी। ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहु विवाह को बिल्कुल बैन किया गया है। बहु विवाह अलाउड ही नहीं है हिंदू जो अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम। लेकिन मुद्दा यह है कि इस अधिनियम के दायरे में जनजातियां शामिल नहीं हैं, इसलिए जनजातियों के लिए हमें एक स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा यदि हमें इस नकारात्मक प्रथा को रोकना है तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यदि हम देखें कि भाई बहु विवाह क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बहु विवाह नाम से ही स्पष्ट है कि एक समय में यानी एक जीवन साथी के होते हुए आप कई विवाह जब करते हो तो ऐसी प्रथा को या ऐसी प्रवृत्ति को हम बहु विवाह कह सकते हैं। इसे ही हम अलग अलग समाजों में हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यही है बहु विवाह। हाँ, आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपका पहला विवाह खत्म हो गया हो, तलाक हो गया हो, या आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक जीवन साथी के होने के बावजूद आप दूसरा विवाह करेंगे या तीसरा विवाह करेंगे तो इसे ही हम बहु विवाह प्रथा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम डेटा देखें, भारत में बहु विवाह पर एक डेटा की बात करें तो 2005-06 में लगभग 1.9% बहु विवाह के जो संकेत हैं, जो बहु विवाह का डेटा है वो था, लेकिन वर्तमान में 2019-20 में ये घट के 1.4% रह गया है। लेकिन ये भी एक चिंताजनक बात तो है, यानी आज भी हमारे देश में 1.4% बहु विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। यदि मैं स्पेशली उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये दर अधिक रही है, क्योंकि जो जनजातियां हैं उनकी अपनी प्रथाएं हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने रूल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में अगर हम बहु विवाह का परसेंटेज देखें तो लगभग 6.1% बहु विवाह के मामले हमें मेघालय में देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा में लगभग 2% मामले हमें देखने को मिलते हैं। यदि इन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ यदि अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कुछ जातियों के बीच
ये बहुविवाह प्रथा आज भी बेसिकली जारी है, ध्यान रखिएगा। तो बहुविवाह पे डेटा समझ में आया, आंखें खुली थोड़ी कि आज भी बहुविवाह के काफी सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में। यदि हम धर्म के आधार पे बात करें तो भारत में जैसे आप तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पे ये प्रथा हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में ज्यादा प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो एक से अधिक शादी करने का, एक से अधिक विवाह करने का राइट देता है। मतलब अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति करना चाहे 4 शादियां तो वो लीगल है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। और आपको पता है कि हमारे देश में आपराधिक कानून तो सबके लिए इक्वल हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जो सिविल लॉज हैं जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार संबंधी जो विनियमन या नियम होते हैं, ये हर एक समुदाय के अलग अलग हैं। तो समस्या यहां पे उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं असम की ही बात करूं तो असम में विशेष तौर पर जो 3 जिले हैं, इन जिलों की नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी असम में भी हमें बहुविवाह प्रचलन में दिखता है। हालांकि जो शिक्षित वर्ग है इसके बीच ये जो बहुविवाह की प्रथा की जो संख्या है ये काफी कम है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होगा वो एक दूसरे के अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे इस तरीके की प्रथाएं स्वतः कम होती जाती हैं। लेकिन हम स्वतः का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रथाएं जो कहीं पे भी विभेद पैदा करती है, जो कहीं पे भी महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करती हैं, हमें इस तरीके की प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। यदि हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी के भी है, मतलब ये असम की बात हो रही है बेसिकली। असम में आपको बहुविवाह देखने को मिलता है। तो यहां तक हमने क्या समझा कि भाई बहुविवाह को लेके, बहुविवाह को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन कानून इस तरीके से बने कि हम बड़े स्तर पे जनजातियों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, उनको हम सहमति में लेके इस तरीके के नियम या इस तरीके के कानून बनाएं। बहुविवाह होता क्या है, और बहुविवाह को लेके हमने डेटा देखा जिसमें हमने उत्तर पूर्व, जिसमें हमने अन्य भारत और अलग अलग धर्मों के बीच डेटा को देखने का प्रयास किया। अब यदि मैं बहुविवाह की वैधता के बारे में बात करूं, अलग अलग धर्मों को लेके क्या बहुविवाह वैध है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा भारत में बहुविवाह का अपराधीकरण किया गया है। यदि हम अपनी भारतीय दंड संहिता को देखें तो उसमें द्विविवाह यानी 2 विवाह करना या किसी और के साथ विवाह में होने के बावजूद किसी अन्य से विवाह करना, है ना। मान लो आप किसी, मतलब कोई व्यक्ति, आप नहीं, आप तो अभी बच्चे हो, पढ़ रहे हो, मान लो यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ विवाह में है और विवाह में होने के बावजूद कोई दूसरा विवाह करता है तो इसे हमारे भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत बहुविवाह दंडनीय है। यानी बहुविवाह को रोकने के लिए एक आपराधिक कानून हमारे देश में है। अब हम यदि अलग अलग धर्मों के आधार पे बात करें, क्योंकि भारत एक बहुविविध देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग रीति रिवाज, है ना। तो ऐसे में, और ऊपर से आर्टिकल जो 44 है यानी समान सिविल संहिता भारत में अभी वर्तमान तक लागू नहीं है। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया, सिविल मामलों में हमें विभेदीकरण देखने को मिलता है, चाहे वो धर्मों के बीच हो, चाहे वो क्षेत्रों के बीच हो, चाहे वो अलग अलग जाति जनजातियों के बीच हो। जैसे आप यदि देखोगे जनजातियों के लेवल पे, मैंने अभी उत्तर पूर्व का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, तो बहुविवाह हमें बड़े स्तर पे देखने को मिल रहा है जनजातियों में। धर्म के स्तर पे देखें तो इस्लाम बहुविवाह की आजादी देता है। साथ ही यदि हम क्षेत्र के आधार पे भी विभेद देखेंगे, जैसे यदि आप मतलब वो परंपराओं में विभेद है, लेकिन हिंदू धर्म की यदि हम बात करें, मतलब जो एक हमारा कानून है, हिंदू कानून के तहत जो बहुविवाह है, ध्यान रखिएगा ये अवैध है, पूरी तरीके से अवैध है। 1955 में जो हम अपना हिंदू कानून लेके आए थे, इसके तहत बहुविवाह को अवैध घोषित कर दिया गया है। और हिंदुओं के लिए मोनोगैमी ही यानी एक विवाह ही एकमात्र विकल्प है। सिंपल सी बात है, आप एक विवाह में होने के बावजूद यदि दूसरा विवाह करोगे तो उसे अपराध माना जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बहुविवाह विवाह शून्य है, यानी उसे विवाह ही नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा,
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हिंदू पति या पत्नी तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकते जब तक कि पहला तलाक ना हो जाए या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए और उसके बाद विवाह समाप्त ना हो जाए, तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। यानी जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बहुविवाह अवैध है। साथ ही आपको पता होगा कि जब हम आर्टिकल 25 से 28 पढ़ते हैं तो हिंदू की परिभाषा में बौद्ध को, जैन को और सिखों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ये ऑटोमेटिकली बौद्धों पर, जैनों पर और सिखों पर भी लागू हो जाता है। यानी यदि इन धर्मों के लोग भी यदि बहुविवाह करते हैं तो वो भी अवैध माना जाएगा। अब यदि हम अन्य धार्मिक कानूनों के तहत बहुविवाह देखें तो ध्यान रखिएगा 1872 में ही ईसाई विवाह अधिनियम के माध्यम से ईसाइयों के बीच बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया था। यानी क्रिश्चियंस में भी आपको बहुविवाह लीगल नहीं है। साथ ही पारसियों की बात करें तो 1936 में ही पारसी विवाह और तलाक अधिनियम आया था और बहुविवाह को अंत कर दिया गया था। यानी अवैध है वर्तमान में ईसाइयों में, पारसियों में, हिंदुओं में, और हिंदुओं के तहत ही बौद्ध, जैन और सिख, इन सभी संप्रदायों में हमें बहुविवाह बैन दिखता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि बहुविवाह की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ द्विविवाह या बहुविवाह को गैर कानूनी मानता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब ये जो गैर कानूनी नहीं मानता, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये जो बहुविवाह है इसको गैर कानूनी नहीं मानता है, इसको अलाउड करता है। ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसके अनुसार 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट यानी शरीयत के तहत जो धाराएं हैं वो भारत में मुसलमानों पर लागू होती हैं। और इस लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष एक समय में ही 4 महिलाओं या पत्नियों से शादी कर सकता है और उनका भरण पोषण कर सकता है। तो यहां पे हमें उनके पर्सनल लॉ में 4 विवाह की बात दिखती है, ध्यान रखिएगा। तो और ये कानूनी मान्यता प्राप्त है क्योंकि सिविल लॉ सबके अलग अलग हैं। यहां पे यदि मैं बात करूं एक मुस्लिम, अब यहां पे भी विभेद आपको दिखेगा भाई। क्या विभेद है? स्त्री और पुरुष में। एक मुस्लिम पुरुष को अधिकार है एक समय में 4 शादियां करने का, 4 पत्नियां रखने का, लेकिन एक मुस्लिम महिला को अधिकार नहीं है कि वो एक समय में 4 पति रखेगी। ठीक है, तो यहां पे भी मतलब कहने की बात है, लेकिन यहां पे भी हमें विभेद नजर आता है। यहां पे भी मुस्लिम महिलाओं पर ये जो लॉ है ये लागू नहीं होता है। एक मुस्लिम महिला एक से अधिक व्यक्तियों से शादी करने की अनुमति नहीं है एक मुस्लिम महिला को, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमें बहुविवाह के चिन्ह नजर आते हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पे देखें तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी जितने भी हमें डेवलप्ड कंट्रीज दिखती हैं वहां पे बहुविवाह एक अपराध है। इसके साथ यदि कुछ देशों में जैसे भारत में, मलेशिया में, सिंगापुर में हमें बहुविवाह देखने को मिल रहा है तो वो मुसलमानों में स्वीकार्य है, मुसलमानों के लिए वो स्वीकार्य है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी है जैसे कैमरून है, मिस्र है, अल्जीरिया है, जहां आज भी बहुविवाह मान्य है। तो विश्व में भी हमें काफी विभेदीकरण दिख रहा है इस मामले को लेके। कहीं पे बिल्कुल अपराधीकृत किया गया है, कहीं पे किसी एक कम्युनिटी के लिए उसे लीगल रखा गया है उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, और कहीं पे हमें जैसे अल्जीरिया, कैमरून, मिस्र जैसे देशों में आज भी हमें बहुविवाह लीगल दिखता है। यदि हम बहुविवाह की आलोचना करें, क्या क्या इसके नकारात्मक पहलू है, तो भाई बड़े स्तर पे नकारात्मक पहलू तो है ही, और सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा? महिला पे पड़ेगा। आइए एक एक करके आलोचनाओं को समझते हैं। पहली आलोचना है जबरन विवाह, यानी जहां पे बहुविवाह आम है वहां पे अक्सर महिलाओं को विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि वहां पे महिला के अधिकारों की उतनी जबरदस्त समर्थन नहीं होता है। तो महिलाओं को जबरन विवाह के लिए क्या किया जाता है? मजबूर किया जाता है। इसके अलावा बहुविवाह की अनुमति देने वाले जो कानून हैं वो पुरुषों और महिलाओं में भी विभेद करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई पुरुषों को बहुविवाह करने की आजादी है लेकिन महिलाओं को बहुविवाह करने की आजादी नहीं है। दूसरा मुद्दा है धार्मिक कर्तव्य नहीं। जब आप आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार टर्म का प्रयोग किया है कि आपके धर्म के समरूप क्या है, इसे हम असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे।
यानी क्या ये मामला आपके धर्म का अनिवार्य धार्मिक सिद्धांत है? मतलब क्या 4 विवाह करना आपके धर्म का अनिवार्य धार्मिक सिद्धांत है? आपके धर्म में लिखा है? या ऐसा करने से, ऐसा ना करने से आपके धर्म का कुछ हनन हो जाएगा? तो जी नहीं होगा। तो फिर यह आपके धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में आई? असेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस के आधार पे भी हम देखेंगे, जो बहुविवाह की अवधारणा है उसको बैन किया जा सकता है, क्योंकि बहुविवाह कहीं पे भी धर्म का एक असेंशियल पार्ट नहीं है। धर्म का असेंशियल पार्ट क्या होता है भाई? हमारी पूजा या हमारी जिस भी तरीके से हम ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं, उसका तरीका क्या हो। अब जैसे मान लीजिए जो हिंदू है वो दीपक जला के, है ना, टीका लगा के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, और जो एक मुसलमान है वो नमाज पढ़ के अल्लाह को याद करता है। तो ऐसे में यदि हम बेसिक फंडामेंटल चेंज करें, हम सब हिंदुओं को कह दें कि आज से आप नमाज पढ़ के याद करोगे ईश्वर को, या हम मुसलमानों को कह दें आज से आप दीपक जला के याद करोगे अल्लाह को, ये असेंशियल चेंज हुआ धर्म में। यदि ऐसा असेंशियल चेंज राज्य करता है तो वो धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर आघात होगा निश्चित तौर पे, है ना। लेकिन यदि ऐसी प्रथाएं, ऐसी मान्यताएं जो विभेदात्मक हैं और जिनका धर्म से कोई सीधा लेना देना नहीं है, इस तरीके की जो प्रथाएं हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के आधार पे। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक महत्वपूर्ण आलोचना भी है कि जो बहुविवाह है ये किसी भी धर्म का धार्मिक कर्तव्य नहीं है। साथ ही अगली आलोचना है शक्ति असंतुलन और मानसिक स्वास्थ्य। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हम बात करें तो बहुविवाह ऐसे रिश्तों में शक्ति असंतुलन को पैदा करता है और विशेष तौर पे जो महिलाएं होती हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बड़े स्तर पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। उच्च स्तर की चिंता, अवसाद, कम जीवन, वैवाहिक असंतुष्टि का अनुभव कराता है। ध्यान रखिएगा, यानी मानसिक जो चिंताएं हैं या अवसाद है ना, शक्ति असंतुलन है पुरुष और महिलाओं के बीच में, है ना, इस तरीके की काफी चिंताएं हमें बहुविवाह के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण। शोधों से पता चला है कि बहुविवाह शारीरिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी और यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। बहुविवाह वाले परिवारों में जो महिलाएं होती हैं, विशेष तौर पर अकेलापन, निराशा, क्रोध, शक्तिहीनता, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगी, है ना, धर्म के आधार पे या फिर अलग अलग प्रथाओं के आधार पे यदि इस तरीके के विवाह की अनुमति होती रही तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पे ही पड़ता है। बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव, भाई जिस परिवार में बहुविवाह है वहां यदि महिला के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य या फिर अन्य कारणों से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो बच्चों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनावपूर्ण प्रकृति के कारण उनके विकास पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ साथ उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बहुविवाह गलत तो है। अब आप किस आधार पे इसका समर्थन कर रहे हो कि हमारा धर्म तो भाई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की भी यदि बात करें या हमारे देश की जो अन्य संस्थाएं हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी भी बात करें तो बहुविवाह उन क्षेत्रों में समाप्त किया जाना चाहिए जहां ये मौजूद है, क्योंकि ये महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है। यदि हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात करें तो महिलाओं के भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 19, 21, इन सब का उल्लंघन करता है और जो महिला है उसकी स्वतंत्र इच्छा को भी प्रतिबंधित करता है। तो इस पे निश्चित तौर पे इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल अपना एक सुपर स्टैंड लेना पड़ेगा। वहां पे फिर ये नहीं है कि सहमति बनाएं और ये करें। बात समझ में आई? समाप्त मतलब समाप्त। और आपने एक हवाला दे दिया ना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भी कह रहा है बहुविवाह हो, 3 तलाक हो, निकाह हलाला जैसे कानून न केवल पुराने हैं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को कमजोर करने वाले भी हैं। और इसी संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह डिसीजन दिया गया कि 3 तलाक अवैध है। क्यों? क्योंकि 3 तलाक कहीं पे भी, अब अगर जो आलोचना करने वाले थे या विरोध करने वाले थे वो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप है, तो फिर कोर्ट ने कहा ना कि क्या ये आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आपका धर्म प्रभावित हो जाएगा इससे? तो नहीं होगा।
तो फिर आपके धर्म में हस्तक्षेप कैसे है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो भी कानून है, जो प्राचीन प्रथाएं हैं, जो किसी एक वर्ग के हितों का बड़े स्तर पे उल्लंघन करते हैं, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, है ना, तो उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वो निश्चित तौर पे समाप्त होनी चाहिए। ऐसे कानूनों की वैधता को चुनौती दी जानी चाहिए और बाद में उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि समानता का जो नियम है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होगा, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपका स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और आशा करती हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 सितंबर से नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है P2I का, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल की तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यानी 13 से 14 महीने अपने आप को पूरी तरीके से बेसिकली व्यस्त रख के पूरे सिलेबस पे अपनी एक पकड़ बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले ये मेरा कोड है LDLIVE, LD लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें। इस LD लाइव कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है, आप 2 साल तक अनलिमिटेड कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके साथ ही PDF के लिए आपको जाना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। आज से PDF रेगुलर हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, मैं बीच में कुछ व्यस्त थी तो कुछ PDF आपको बीच में नहीं मिली होंगी, वो सारी पुरानी PDF भी मैं आज या कल के अंदर आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दूंगी। सारी PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आशा करती हूं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और याद रखिएगा इस तरीके के टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई बार आपके सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो नीतियां हैं, कौन कौन से कानून किस तरीके की बातें करते हैं, तो आपके पास एक शानदार डेटा हो गया। यदि बहु विवाह के ऊपर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है मेंस में, तो आप अच्छे से विद डेटाज उसको करने में सक्षम रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की वीडियोज यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। बाकी मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।